हेलो मित्रों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्ट बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड के सीरीज में। जो 10 मिनट शो हमने शुरू किया था उसका यह छठा वीडियो है। ये क्लास 10 का इतिहास का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोगों ने 57 नंबर क्वेश्चन तक को देख लिया था पिछले पार्ट में, और यहाँ से हम लोग 57 के बाद चलेंगे। और अगर आपको जो भी इस सीरीज को देख करके आपके मन में विचार आते हैं, सुझाव आते हैं, या जो भी आप समझ पाते हैं, वैसा आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम भी आपके विचारों को समझ सकें और आगे सुधार की भी कोशिश की जाएगी यदि आपका सुझाव हुआ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। चेका राष्ट्रवाद का जनक चेका राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को, काउंटकाउर को, कि फ्रांटिसेक प्लाटस्की को, कि लुई कोसूद को? तो यहाँ जो है ये प्लाटस्की साहब हो जाएंगे। आंसर देख लीजिए। चेका राष्ट्रवाद का जनक जो है फ्रांटिसेक प्लाटस्की को माना जाता है। फ्रांटिसेक प्लाटस्की को चेका राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने चेक इतिहास लिखा और चेक भाषा संस्कृति के पुनरुद्धार में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चेका एक गणराज्य भी था, उसके उत्थान में इन्होंने अपनी भूमिका अहम निभाई थी, इसलिए जो है उसका जनक इनको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन कि बर्लिन की कांग्रेस जो 1878 में हुआ था किससे संबंधित थी? जर्मनी के एकीकरण से, इटली के एकीकरण से, या बाल्कन समस्या के समाधान से, कि फ्रांस प्रसा युद्ध से? तो यहाँ जो है जो बर्लिन में एक कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस मतलब लोगों का भीड़ या मीटिंग होता है, एक मीटिंग हुई थी, वो किससे संबंधित था? तो ये जो है बाल्कन समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर बर्लिन में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको बर्लिन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये 1878 की बात है। आंसर देखिए, आंसर है बर्लिन कांग्रेस 1878 में बुलाई गई थी, और बाल्कन समस्या के समाधान के लिए इसको बुलाया गया था। 1878 में बर्लिन कांग्रेस बाल्कन समस्या के समाधान के लिए हुई। रूस तुर्की युद्ध, अब यहाँ से एक और आप याद कर सकते हैं, रूस तुर्की युद्ध कब हुआ? तो 78 से 77-78 के बीच में हुआ। बाल्कन में बदलाव हुए, इसमें सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो को स्वतंत्रता मिली थी। मतलब इसमें 3 देश जो है आजाद हुए थे। इस मीटिंग के बाद जो देश बैठे थे, बैठक में भाग लिए थे, उन लोगों ने निर्णय लिया कि इन 3 देशों को आजाद कर दिया जाए। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच क्या विरोधाभास था? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच क्या विरोधाभास था? राष्ट्रवादी चाहते थे कि हमारा राष्ट्र हमारा हो, साम्राज्यवादी चाहते थे कि हमारा राष्ट्र का अलग अलग उपनिवेश हो, यानी हम दूसरे को गुलाम बनाएं और अपने देश का प्रसार करें, अपने देश के हुकूमत वाले क्षेत्र को प्रसारित करें। दोनों एक ही थे। साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद का समर्थक करता था, राष्ट्रवाद स्वतंत्रता चाहता था, और साम्राज्यवाद दूसरे को गुलाम बनाना चाहता था। ये भी यही सही लग रहा है। आंसर देख लीजिए, राष्ट्रवाद स्वतंत्रता चाहता था और साम्राज्यवाद दूसरे को गुलाम बनाना चाहता था। तो जो ब्रिटेन ने शुरू किया था वो साम्राज्यवाद था, जो अन्य यूरोपीय देशों ने शुरू किया था वो साम्राज्यवाद था। अपने एशिया में भी कुछ देश थे जो साम्राज्यवादी थे, जिसमें देख लो, तुम्हारे जापान देख लो। तो ऐसे साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने देश का क्षेत्रफल बढ़ाना और इसके लिए दूसरे देशों को गुलाम बनाना। अगला क्वेश्चन है, विक्टर ह्यूगो कौन था? जर्मन राजनेता था, फ्रांसीसी लेखक और राष्ट्रवादी था, या इटालियन कमांडर था, या रूसी कवि था? तो ये जो था विक्टर ह्यूगो जो थे ये फ्रांसीसी लेखक और राष्ट्रवादी थे। हर कोई तलवार से ही नहीं लड़ता है, ये कलम से भी जो है अपनी लड़ाई को लड़ी जा सकती है, अपने लिखने के शैली से भी लड़ाई को लड़ी जा सकती है। क्रांति सिर्फ तलवार से ही नहीं, मतलब जो जिसमें माहिर है उस माध्यम से चाहे तो क्रांति ला सकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, देख लो, आप सिर्फ बोल करके क्रांति ला सकते हैं। घर में कहीं बैठ जाना है, मोबाइल लेना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, और उस अभिव्यक्ति से आप क्रांति ला सकते हैं। तो उसी तरह से विक्टर ह्यूगो थे, ये जो थे फ्रांसीसी लेखक थे और राष्ट्रवादी थे। ये लिखते थे और इनके जो लेख होते थे वो राष्ट्रवाद से संबंधित था, लोगों में राष्ट्रवादी चेतना भरने वाला ये इनका लेख हुआ करता था। फ्रांसीसी लेखक और राष्ट्रवादी थे। आगे है, अनास्तीसिया किस राजवंश की थी? देखो ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लेवल का है और आगे लेवल का है। आपसे बोर्ड में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसे विशेष तौर पर बिहार डीएलएड वाले, बिहार पुलिस वाले और बिहार एसआई वाले, एसआई में तो बहुत ज्यादा इसमें से आता नहीं है, बिहार पुलिस में रहता है कम से कम 4-5 गो वर्ल्ड
हिस्ट्री से, जो कि 9th 10th से रिलेटेड रहता है, और बिहार डीएलएड वाले से तो काफी इससे पूछा जाता है, तो आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे इसे। अनास्तासिया किस राजवंश की थी? हैब्सबर्ग, बोर्बो वंश, या रोमानो वंश, या होहेंजोन वंश? तो यहाँ जो अनास्तासिया जो थी वो रोमानो वंश से संबंधित थी, ये रोमानो वंश की थी, ठीक है। रूस में रोमानो वंश का शासन था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रोमानो वंश कहाँ शासन करते थे, तो रूस में करते थे। अनास्तासिया जार निकोलस द्वितीय की बेटी थी। 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने पूरे रोमानो परिवार को मार डाला था। जब 1917 की क्रांति हुई थी, 1917 की, इसके बाद पूरे रोमानो वंश को समाप्त कर दिया था सब, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बुल्गारिया को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता कब मिली थी? पूछ रहा है बुल्गारिया जो है, जो आज एक देश है, इसे ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्रता मिला था? तो ऑप्शन है 1829 में, 1856 में, 1878 में, या 1908 में। तो जो बुल्गारिया है इसको स्वतंत्रता पूर्णतः जो है ऑटोमन साम्राज्य से जो स्वतंत्रता है वो 1878 में इसको दे दिया गया था, यानी 1878 में यह पूर्णतः ऑटोमन साम्राज्य से समाप्त हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, इसका इस पर से जो है प्रभाव समाप्त हो चुका था। आगे क्वेश्चन है, बुल्गारिया, अच्छा ये तो आंसर है। यूनान की भाषा और संस्कृति के प्रति यूरोपियों का रुख क्यों सहानुभूतिपूर्ण था? यूनान की जो भाषा थी इसके लिए यूरोपीय के मन में क्यों इतना प्रेम और सद्भावना थी, मतलब ठीक भावना था? क्योंकि यूनान एक बड़ा देश था, क्योंकि यूनानी सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का आधार माना जाता था, क्योंकि यूनान को यूरोप के व्यापार से लाभ दिया, क्योंकि यूनान ईसाई देश था। एक बात बताओ, आप जिस भी धर्म से हैं उस धर्म के लोगों को देख करके अगर वो दूसरे देश में भी हैं, अगर वो कष्ट में है, तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत दया आ जाती है। चाहे आप जिस संस्कृति से हैं, धर्म छोड़ो, जिस आप संस्कृति से हैं, जैसे हम लोग इंडियन कल्चर से हैं, और यहाँ के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग अगर खराब स्थिति में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन पर जो है थोड़ी सी दया आ जाती है, थोड़ा सा अपनापन जैसा महसूस होता है हम लोगों को। तो सेम फीलिंग जो है यहाँ भी था। जो यूरोपीय संस्कृति थी, ऐसा माना जाता था कि उनका जो आधार है वो यूनानी संस्कृति से ही है, यूनानी सभ्यता से ही है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर, यूनानी सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का आधार माना जाता है, यानी यूरोपीय जो सभ्यता थी वो यूनानी सभ्यता से ही बनी थी, ऐसा माना जाता था, इसलिए इनकी जो है सहानुभूति इसके प्रति थी। एक बार इस आंसर को देख लीजिए और बढ़ते हैं आगे। आयरलैंड में राष्ट्रवाद का उदय किसके विरुद्ध था? कह रहा है आयरलैंड में राष्ट्रवाद का उदय किसके विरुद्ध था? आयरलैंड में जो राष्ट्रवाद है इसका उदय किसके विरुद्ध था? तो फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध था, ऑस्ट्रियाई शासन के विरुद्ध था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था, या स्पेनिश शासन के विरुद्ध था? तो जो आयरलैंड है, आयरलैंड में जो क्रांतियां हो रही थी, जो राष्ट्रवादी भावना जगी, वो किसके विरुद्ध में जगी? जैसे देखोगे कि रोटी को फुलाने के लिए या पूरी को फुलाने के लिए पहले ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा दबाव डाला जाता है, जिस हिसाब से दबाव डालते हैं उसी हिसाब से वो जो है नीचे से दबाव डाल करके और फूल जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब दूसरे साम्राज्यवादी देशों ने अपने गुलाम देशों पर ज्यादा दबाव डाला, तो उन गुलाम देशों के अंदर जो है, अंदर के लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी, और इसी राष्ट्रवादी भावना ने उन साम्राज्यवादियों का जड़ जो है हिला दिया था और समाप्त कर दिया था। तो ये लड़ रहे थे आयरलैंड हम इंडियंस की तरह ही, किससे? तो ब्रिटिश शासन से। हमारे भारत में भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। आंसर है ब्रिटिश शासन से। आयरलैंड में राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। आयरिश लोग, आयरिश मतलब आयरलैंड में रहने वाले लोग को आयरिश कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन कहते हैं, अपनी भाषा, संस्कृति और स्वतंत्रता चाहते थे। 1798 में विद्रोह और बाद में होम रूल आंदोलन इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये VVI क्वेश्चन है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1812 में, 1814 में, 1813 में, कि 1815 में? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? इसी में एक हारा था, याद कीजिए, और उसके बाद उसका युग का अंत्य हो गया और दूसरे युग की शुरुआत हो गई थी। चलो आंसर है 1815। 1815 वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ। इसमें नेपोलियन को ड्यूक ऑफ
वेलिंगटन और जनरल ब्लूसर की संयुक्त सेना ने हराया था। मतलब इसको ब्रिटेन और प्रूसिया दो देश का सेना मिल करके और हराया था। किसको? तो नेपोलियन को। नेपोलियन इसमें हारा था और नेपोलियन युग का अंत हो गया था और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी 1815 में, याद रखना है। इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। बाद में ये मारा गया, जस्ट उसी समय नहीं मारा गया था, ये कुछ दिन बाद मारा गया था। 1815 में हारा और 1815 में ही वियना सम्मेलन हुआ था और बिस्मार्क उसका जो है नेतृत्व किया था उस कांग्रेस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पान स्लाविज्म का क्या अर्थ है? सभी स्लाव जातियों की एकता, जर्मन राष्ट्रवाद, ऑटोमन साम्राज्य की विस्तार या फ्रांसीसी क्रांति। देखो पान स्लाविज्म यहाँ क्या कर रहा है? स्लाविज्म, तो स्लाव जाति से होगा, स्लाव जाति से होगा। ऑप्शन नंबर 1। कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सभी स्लाव जातियों की एकता से था। नेपोलियन के युद्धों का यूरोपीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रवाद कमजोर हुआ? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राष्ट्रवाद और तेज हुआ क्योंकि लोगों ने विदेशी शासन का विरोध किया। केवल फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ। देखो नेपोलियन की वजह से ही राष्ट्रवादी भावना काफी प्रबल हुई थी, तो राष्ट्रवाद का जनक अगर उसको कह दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, रोमानिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? देखो ये सब जो है फैक्चुअल्स हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा। जो रोमानिया उसको कब स्वतंत्रता मिली थी? तो ये 1878 की बात है। 1878 में जो है इसको स्वतंत्रता मिली थी। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद में क्या संबंध था? औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद में क्या संबंध था? तो औद्योगिक क्रांति ने मध्य वर्ग को मजबूत किया और इसने राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया। जब उद्योग खोलना शुरू किए तो मध्यम वर्ग काफी मजबूत स्थिति में है और इन्होंने इनके अंदर तो राष्ट्रवादी भावना पहले से भी थी और राष्ट्रवादी भावना और प्रबल हो गई। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं।